हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हम लीज के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। तो आज सेक्शन 112, 113, 114 और इसके साथ साथ 114 ए को भी हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 112 कहता है वेवर ऑफ फॉरफीचर। देखो, जो हमने लास्ट क्लास में 1111 सेक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के बारे में पढ़ा था और उसमें उसके तरीके पढ़े थे कि किस तरीके से लीज को डिटरमाइन किया जाता है। वो क्लास आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि ये जो आज क्लास है उसी के ऊपर ही बेस्ड है सेक्शंस। तो पहला सेक्शन कहता है वेवर ऑफ फॉरफीचर। हमने पढ़ा था सेक्शन 1111 की क्लोज जी में कि जो डिटर्मिनेशन होती है लीज की, मतलब लीज को डिटरमाइन करने के जिन तरीकों में से एक तरीका आता है फॉरफीचर का। तो ये लेजर का अधिकार होता है कि वो चाहे तो फॉरफीचर कर सकता है। फॉरफिट कब कर सकता है? हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। अगर कोई ब्रीच करता है लेजी कोई कंडीशन का, दूसरा अगर वो डिनायल करता है लैंडलॉर्ड के टाइटल को, और तीसरा अगर वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। जो 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी उनमें से कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि किन्हीं भी कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए लेजर क्या करता है, फॉरफीचर कर देता है। ठीक है, कर दिया, कर सकता है वो उन तीनों कंडीशन में से किसी का इस्तेमाल करते हुए। तो करने से पहले उसको क्या होना चाहिए, उसको उन तीनों तरीकों पे नोटिस देना जरूरी है कि हाँ, इस वजह से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नोटिस दे रहे हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से हम फॉरफीचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपकी लीज खत्म कर रहे हैं। अब ये सेक्शन 112 कहता है कि जो उसका अधिकार है फॉरफिट करने का, उसको वो वेव भी कर सकता है। लेजर वेव भी कर सकता है। वेव का मतलब त्याग भी सकता है। कब त्याग सकता है उसके लिए बता रहे हैं कि अगर जब लेजी उसको रेंट दे देता है, जो लेजी है वो उसको रेंट दे देता है, किराया दे देता है, और वो किराया एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका मतलब उसने जो अपना अधिकार था फॉरफीचर का उसको समाप्त कर दिया। या फिर अगर वो डिस्ट्रेस करता है फॉर सच रेंट। अब डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है? लॉ की लैंग्वेज में डिस्ट्रेस फॉर सच रेंट का मतलब ये होता है कि अगर जो लेजी है, जो किराएदार है, जो नहीं दे पाता, क्या नहीं दे पाता, किराया नहीं दे पाता है, जब वो किराया नहीं दे पाया तो जो लेजर है वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा और वहां जाकर के उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो उसकी पोजेशन में है उसे सेल आउट करके और उसमें से जो आएगा पैसा उससे अपना रेंट वसूल कर लेगा। हो देखा होगा आपने कई बार, ये क्या होता है, भाई तुम नहीं दे पा रहे पैसा तो ठीक है मत दो, तुम्हारी जगह चीज मैं ले रहा हूँ और उसे बेच के जो है मैं अपना किराया चुका लूंगा। तो अगर वो ऐसा भी करता है तो उसका मतलब उसने अपने अधिकार का वेव कर दिया। चाहे वो रेंट को एक्सेप्ट कर ली जो लेजी उसको दे रहा है, लेजी रेंट नहीं दे रहा, उसका कोई सामान ले लेता है रेंट के बिहाफ में, तो भी इसका मतलब उसने रेंट ले ही लिया, तो अपने राइट को, फॉरफीचर के राइट को उसने वेव कर दिया। तीसरी चीज सेक्शन 112 ये कहता है कि अगर लेजर ये कुछ ऐसा चीज करता है, ऐसा कोई काम करता है जिससे ये पता चले कि वो अभी रखना चाहता है लीज को, तब भी इसका मतलब होता है कि उसने अपने जो फॉरफीचर के अधिकार है उसको वेव कर दिया। लेकिन इन तीनों कंडीशन के लिए प्रोवाइजो कहता है सेक्शन 112 का पहला प्रोवाइजो, 2 प्रोवाइजो इसमें। पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि जो लेजर है उसको पता होना चाहिए कि हाँ फॉरफीचर हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको पता ही नहीं कि फॉरफीचर हुआ है कि नहीं हुआ तो फॉरफीचर के अधिकार को कैसे वेव करेगा। फॉरफीचर को वेव करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि फॉरफीचर हुआ। इसके बाद सेकंड प्रोवाइजो जो है प्रोवाइडेड फर्दर ऐसे करके लिखा हुआ है और कहा गया है कि अगर जो फॉरफीचर करने के बाद, मतलब फॉरफीचर का अधिकार को अप्लाई करने के लिए, फॉरफीचर के अधिकार को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए अगर लेजर क्या करता है, सूट इंस्टीट्यूट कर देता है। से फॉर इंस्टेंस ए और बी के बीच में एक लीज है जिसमें बी कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि वो ऐसा कर रहा है कि एक कोई जो उनका लीज का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो कंडीशन थी उसने ब्रीच किया। अब इसके ऊपर इस बात पे जो ए होता है नोटिस देता है कि तुमने एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच किया, अब मैं फॉरफीचर कर रहा हूँ। तो फॉरफीचर करने के लिए कोर्ट में जाके जो है सूट इंस्टीट्यूट कर देगा। अब जब इसने सूट इंस्टीट्यूट किया उसके बाद जो बी होता है इसको रेंट दे देता है। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड प्रोवाइजो है सेक्शन 112 का, वो ये कहता है कि अगर ऐसा होने के बाद, मतलब फॉरफीचर के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ए ने जब सूट फाइल किया उसके बाद बी से रेंट देता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब ए जो होगा उसके अधिकार का, फॉरफीचर के अधिकार का वेव हो गया। उसका मतलब उसके जो रेंट एक्सेप्टेंस है उसको वेवर ऑफ फॉरफीचर की तरह नहीं लिया जाएगा। यानी कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया और उसने किराया तब दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि ए का जो अधिकार था फॉरफीचर का वो चला गया। ये तो कहता है सेक्शन 112 किसके बिहाफ पे, लेजर के बिहाफ पे। लेकिन सेक्शन 114 कहता है रिलीफ है फॉरफीचर के अगेंस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, की अगर रेंट नहीं देता है लेजी तो उसको तब भी रिलीफ दे सकते हैं। कैसे रिलीफ दे रहे हैं?
जब हमने यहाँ अभी बात करी कि उसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, सूट इंस्टीट्यूट के बाद बी जो है लेजी, वो कोर्ट के पास आता है, बोलता है मैं जो रेंट है वो भी देने को तैयार हूँ, अरियर्स ऑफ रेंट देने को तैयार हूँ, इंटरेस्ट जो बनता है इसके ऊपर ब्याज बनती है वो भी देने को तैयार हूँ, और इसके अलावा कोर्ट की जो फीस लगी है सूट को इंस्टीट्यूट करने में एक ही, वो भी देने को तैयार हूँ, या फिर कोर्ट अगर कोई और सिक्योरिटी बोलते हैं मैं वो भी देने को तैयार हूँ और 15 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा पेमेंट। अब जब वो तैयार हो जाता है, वो दे देता है पेमेंट, तो कोर्ट क्या करते हैं, वो बी को यानी लेजी को जो फॉरफीचर का जो उसका राइट था ए का, उसके अगेंस्ट रेमेडी देते हैं। क्या रेमेडी देते हैं, मतलब ए इसके बी के अगेंस्ट वो डिक्री पास नहीं करते, बल्कि एक ऑर्डर निकालते हैं कि जब बी ने सारी पेमेंट कर दी तो इसका मतलब अब बी जो है उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एज इट इज रहेगा, सबसिस्ट रहेगा, उसको वहां से नहीं हटाया जाएगा जब तक की लीज है। मेरी बात समझ में? सेक्शन 114 रिलीफ है लेजी के लिए जब सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में बी कोर्ट पे जाता है, क्योंकि बी लेजी था, ए लेजर था, उसने रेंट पे कर दिया। हम कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि फॉरफीचर का अधिकार उसका खत्म हो गया, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो जब कोर्ट को ये अश्योरेंस हो जाएगी कि सारे रेंट देने को तैयार है, इंटरेस्ट भी देने को तैयार है, कॉस्ट भी देने को तैयार है सूट की, और कोई सिक्योरिटी कह रहे हैं तो वो भी देने को तैयार है 15 दिन के अंदर अंदर, तो कोर्ट जो है फिर उसको बोल सकते हैं कि ठीक है आप प्रॉपर्टी में रहिए और सब जमा कर दीजिए पेमेंट, ऐसा कोर्ट बोल सकते हैं, रिलीफ उसे मिल सकता है कोर्ट की मर्जी से। ये लेजर के अधिकार के साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो कोर्ट दे सकते हैं उसको रिलीफ, ये हमें सेक्शन 114 कहता है। सेक्शन 114A एक और रिलीफ के बारे में बात करते हैं, कहते फॉरफीचर इन सर्टेन अदर केसेस। अब किन अदर केसेस में, ये तो हमने बात करी थी कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के बारे में, ये वाला जो हमारा सेक्शन है वो बात करता है ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन। अगर कोई एक एक्सप्रेस कंडीशन की ब्रीच करता है बी यहाँ पर मैं वही वाले एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, अगर बी जो था यानी लेजी जो था हमारा, वो अगर किसी एक्सप्रेस कंडीशन को फॉरफीचर करता है तो उस कंडीशन जैसे अगर से उसने बोला था कि आप जो है खिड़कियां जो है इस तरह से नहीं यूज करेंगे, दरवाजे इस तरह से यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज खराब हो सकते हैं, और वो कर देता है, उस ब्रीच होता है एक्सप्रेस कंडीशन का, तो उसके बाद में कह रहे हैं सेक्शन 114 ये कह रहा है कि ये हमने 114 के ए के साथ साथ हमने जब 111G पढ़ा था फॉरफीचर का, वहां भी था कि नोटिस व्यक्ति को देना पड़ेगा। कौन से व्यक्ति को? लेजर को, कि हम आपको जो है फॉरफीचर कर रहे हैं लीज का। तो अब यहाँ पर जो नोटिस जाएगा वो रिटर्न में जाएगा, और नोटिस में दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि उसको बताया जाएगा कि कौन सी कंडीशन है जो आपने ब्रीच करी है, ठीक है, ये भाई दरवाजे वाली कंडीशन थी, आपने ब्रीच करी है इसलिए हम फॉरफीचर करें। दूसरी बात है अगर उस ब्रीच की कोई रेमेडी है और वो रेमेडी पे करने के लिए, रेमेडी मीन्स उपचार, मतलब ऐसा हो सकता है बी बोले ठीक है मैं ठीक करा दूंगा आपके दरवाजे, रेमेडी है और बी पे करने के लिए तैयार है, देन इट्स ओके, और अगर नहीं पे करता तो फिर तो फॉरफीचर होगा। अब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टेन अदर केसेस, तो कह रहे हैं कि इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते असाइनी के केस में, अंडरलेटिंग के केस में, और केस में नहीं होते जब रेंट के लिए हमने कहा था कि रेंट के लिए अगर ब्रीच हुआ, रेंट पे नहीं हुआ, तो उस केस में फॉरफीचर हो सकता है, वहां पर ये सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमने आपको बताया असाइनी के केस में, अंडरलेटिंग के केस में, अगर कोई जो है पार्टनरशिप की बात हो रही है, पार्ट के पोजेशन के पार्ट की शेयरिंग की बात थी या डिस्पोज की बात थी, इन सारे केसेस में कहीं पर भी इस सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। यानी कि अगर लेजी जो करता है असाइन कर देता है किसी और को अपने अधिकार को, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अंडर लेट करता है यानी अपने अंदर किसी और को किराए पर देता है, तो भी ये नहीं एप्लीकेबल होता। और किसी के साथ उसने शेयर रखा था प्रॉपर्टी का कि हाँ ठीक है आप पोजेशन में आधे में, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर दूसरी चीज डिस्पोज के केस में है, और रेंट के केस में ये वाला सेक्शन के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 114 ये बोलता है। अब जो हमारा 113 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कहता है वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट। अब हमने वेवर ऑफ नोटिस, जब हम नोटिस की बात करें, ये भी हमने 1111 में पढ़ा था, डिटर्मिनेशन का है एक लीज का डिटर्मिनेशन का एक तरीका है नोटिस, जो हमने क्लोज एच में पढ़ा था 1111 के। वो बोलते हैं कि जो नोटिस की बात कर रहे हैं, जो नोटिस है, नोटिस दिया तो ऑब्वियसली बात है छोड़ना पड़ेगा ना, टू क्विट है कि अब आपको नोटिस दिया 6 महीने का, अगर एग्री 1 ईयर की लीज है,
और अगर मंथ टू मंथ है तो 15 दिन का नोटिस दिया तो नोटिस दिया है और उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं नोटिस को भी वेव किया जा सकता है। कैसे वेव किया जा सकता है उसके लिए समझिए बात को। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नोटिस दे रहा है वो कुछ ऐसा करता है जिससे ये लगता है कि वो लीज को सबसिस्ट करना चाहता है। इंटेंशन समझ में आता है कि वो लीज को सबसिस्ट करना चाहता है और उसके बाद करने के बाद जिसको नोटिस दिया गया है उसकी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट से समझ में आता है कि हाँ ठीक है, जो व्यक्ति ने कहा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो उसका मतलब जो नोटिस था वो वेव हो गया। दोबारा से समझिए, अगर नोटिस देने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिससे ऐसा लगे कि वो लीज को अभी कंटिन्यू करना चाहता है और जिसको नोटिस दिया गया वो भी उसको सहमति देता है कि ठीक है जो कर रहा है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अभी कंटिन्यू करते हैं लीज को, तो उसका मतलब जो नोटिस है उसको जो है वेव कर दिया गया। अब इसके इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं 2 और इलिस्ट्रेशन को समझिए। पहला इलिस्ट्रेशन ये कहा गया कि जैसे ए और बी ये 2 लोग थे, से फॉर इंस्टेंस ए और बी ये 2 लोग थे। अब क्या होता है, ए बी को एक नोटिस भेजता है कि आप जो है लीज जो है खत्म करिए, छोड़ दीजिए, नोटिस टू क्विट, लीज को क्विट कीजिए, बी को नोटिस देता है। बी क्या करता है, जब नोटिस एक्सपायर होता है, से 15 दिन का नोटिस उसको दिया था, 15 दिन बाद ये क्या करता है, 16वें दिन जो है इसको रेंट दे देता है आगे के लिए। अब जब इसने रेंट दिया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब इसने एक्सेप्ट किया इसका मतलब है ये भी आगे फॉरवर्ड करना चाह रहा है। तो नोटिस इसने दिया, इसके पार्ट पे क्या किया, इसने रेंट एक्सेप्ट करके कहा, इस तरह से कंसेंट दे दी कि हाँ इंटेंशन शो किया कि हाँ मैं आगे रखना चाहता हूँ। तो जिसने दिया उसने भी इम्प्लाइड एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंडीशन की हाँ भाई रेंट एक्सेप्ट कर लिया तो आगे चले गई ना। तो इस तरीके से वेव हो गया नोटिस, जो नोटिस दिया था वो त्याग दिया गया, नोटिस टू क्विट था वो खत्म हो गया। दूसरा रजिस्ट्रेशन कहता है, जैसे ए और बी जो थे लीज बनाई, ए बी को नोटिस देता है हमारी जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसको छोड़िए, नोटिस टू क्विट है। अब क्या होता है, जब नोटिस का एक्सपायर होता है, से वही बात है 15 दिन का नोटिस था, 16वें दिन पे क्या होता है, ए जो होता है दूसरा नोटिस देता है। तो जो पहले वाला नोटिस होता है वो फिनिश हो गया, वो खत्म हो गया, अब नया नोटिस दिया गया, तो ये होता है वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट। इस तरीके से नोटिस टू क्विट जो होता है वो वेव किया जा सकता है। तो हमने आज 3 सेक्शन पढ़े हैं, ऑल द 114 ए को मिला के 4 सेक्शन पढ़े हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लिए 111 जो जरूरी है देखना, तभी हमें समझ में आएगा कि फॉरफीचर क्या होता है। वैसे तो वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एक तरीके से लेके चला है इसको। तो इस तरीके से उनको वेव भी किया जा सकता है, चाहे फॉरफीचर को है, चाहे नोटिस टू क्विट हो, और रिलीफ भी मिल सकता है लाइजी को किन्हीं कंडीशंस में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।